संधि, संधि के तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के दो प्रकार हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। स्वर संधि को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा, व्यंजन संधि को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है विसर्ग संधि। तो विसर्ग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। विसर्ग जब आप पढ़ रहे थे, हमने वर्णमाला शुरू किया था, तो वर्णमाला शुरू करते समय हमने अनुस्वार देखा था, अनुस्वार देखा था, और हमने क्या देखा था, दो बिंदी ऐसे लगी हुई देखी थी, तो इसे कहते हैं हम विसर्ग। तो विसर्ग के आने के बाद में जब कोई नया शब्द बनता है तो हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आइए देखते क्या हो। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, तो उसके बाद जो नया स्वर बनेगा, नया शब्द बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। यानी कि पहले शब्द में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, यदि अगर विसर्ग आ गया तो क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। क्लियर हो गया कि विसर्ग के बाद में द्वितीय शब्द में यदि अगर स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आता है, इसके बाद जब दोनों शब्दों का मेल होता है, उस मेल से जो उत्पन्न हुआ नया शब्द है, उस शब्द को हम नया शब्द कहते हैं। और वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि संबंधित लगभग आपके पास में 7 के आसपास जो है वो नियम है। 7 के आसपास नियम है। तो पहला नियम देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा पहला नियम। पहला नियम ये तो समझ में आ गया हमें, विसर्ग है, कहां विसर्ग होगा, पहले शब्द के अंत में, और दूसरे जो शब्द होगा वो स्वर होगा या व्यंजन होगा, उस शब्द का पहला वर्ण, है ना। ठीक है, उदाहरण के साथ समझते हैं, जल्दी अच्छे समझ में आएगा। पहला नियम ये कहता है कि यदि अगर विसर्ग के बाद, यानी कि क्या हो, विसर्ग के पहले एवं बाद में, कहां, विसर्ग के पहले एवं बाद में क्या हो जाए, आ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यदि अगर वर्ण आ जाए तो क्या हो जाए, ओ हो जाएगा। किसका, विसर्ग का। विसर्ग के पहले एवं बाद में, विसर्ग के पहले एवं बाद में क्या हो, आ हो, है ना, क्या हो, आ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। कहां पर, यहां पर विसर्ग के पहले या तो आ हो, है ना, यहां पर आ है, क्यों है आ, क्योंकि पा धन आ बराबर कंप्लीट पा होता है, पा होता है ना, पा धन आ, क्योंकि पा क्या है, व्यंजन है, उसकी उच्चारण की सहायता के लिए स्वर को साथ में लेकर आते हैं, तो यहां पर आ गया। यहां पर और क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले या फिर बाद में क्या हो, आ हो, या प्रत्येक वर्ग का, जो हमारे 5 वर्गीय व्यंजन है, 5 वर्ग हैं, उनमें तीसरा चौथा पांचवा यदि अगर शब्द आ जाए, वर्ण आ जाए, तो क्या होगा, जो विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहां पर आ गया, इसके बाद में बा, है ना, कहां है बा, ये रहा बा, यहां पर क्या आ गया, बा आ गया। क्या होगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो तप विसर्ग, इसके तपह धन बल बराबर क्या हो जाएगा, तपोबल। चेंज हुआ, आ पहले था, बाद में यहां पर क्या आ गया, बा आ गया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो तपह धन बराबर क्या हो गया, तपोबल। यानी कि यदि अगर इन वर्गों में से, साथ ही साथ यहां पर या रा ला वा हा अंतस्थ व्यंजन के साथ में एक हा भी यदि आ जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मनः, यहां पर भी आ पहले है, आ पहले है, और बाद में क्या है, हा है, हा है। क्या बोलता है नियम कि विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो मनः धन हर बराबर मनोहर, वया या के बाद में क्या है, आ है, आ धन पहले क्या, विसर्ग, धन क्या है, वृद्ध, वृद्ध यानी कि क्या है हमारे पास में यहां पर, ये रहा वाह है, तो वयः धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, और अधः धन गति बराबर अधोगति। समझ में क्या, पहला नियम ये कहता है या तो पहले वर्ण में क्या हो, आ हो, या फिर क्या हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है, इनमें से कोई यदि अगर आपको देखने को मिलेगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा,
चेंजेस होकर के ओ हो जाएगा। क्लियर? चल अगला नियम देखते हैं क्या कहता है अगला नियम। दूसरा नियम जो है वो ये कहता है कि यदि अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो, अभी हमने आ से संबंधित नियम देखा कि आ से संबंधित नियम था, यहां पर छोटा आ और बड़ा आ, इसको छोड़कर यदि अगर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में क्या आ जाए, बड़ा आ जाए और ऊ आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, या क्या आ जाए, ये आ जाए, यहां पर इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, आ ऊ और बड़ा ऊ, साथ में तीसरा चौथा या पांचवा, वहां भी तीसरा चौथा पांचवा था, यहां भी तीसरा चौथा पांचवा यदि अगर वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा रा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, है ना। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नी, यहां पर क्या है, आ को छोड़कर दूसरा स्वर होना चाहिए, तो कौन सा स्वर है, यहां पर ई है, ई है, विसर्ग के पहले ई है ना। क्यों है ई, क्योंकि न धन ई बराबर नहीं हुआ, है ना। इसके बाद में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यारा लावा भी, है ना। तो यहां पर रा है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर चेंजेस क्या हो गया, रा बन जाएगा, है ना। देखिए यहां पर क्या हुआ, निधन राशा बराबर क्या हो गया, निराशा। यहां पर ये जो है वो क्या है, आ है, ये राशा पहले से यहां दिया हुआ है, निधन आशा बराबर क्या हो गया, निराशा। निराशा चेंजेस हुआ, है ना, क्योंकि बड़ा आ यदि अगर बन गया तो यहां पर रा कंप्लीट हुआ और आ की क्या हो गई, मात्रा आ गई, तो निधन आशा बराबर क्या हो गया, निराशा। निराशा समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो आपका एग्जांपल है, ये कहता है निधन धन बराबर क्या हो गया, आधा आ गया, क्योंकि क्या है यहां पर व्यंजन। तो निर्धन, आशी धन वाद आशीर्वाद, ये जो शब्द है ये वर्तनी में भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आशी धनवाद बराबर रा के ऊपर रेप आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। दुह धन जन बराबर क्या हो जाएगा, दुर्जन। इसके बाद वही धन मुख बराबर वहिर्मुख, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि आ को छोड़कर यहां पर कोई दूसरा स्वर आ जाए, बाद में तीसरा चौथा पांचवा या फिर 11 लाभा में से कोई हमें एक शब्द देखने को मिल जाए, तो रा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेफ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलो ये दूसरा नियम आपका कन्वर्ट हुआ। इसके बाद में देखते हैं तीसरा नियम। विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कह रहा है, ये कहता है कि विसर्ग के पहले यदि अगर ई या ऊ हो, क्या हो, ई या छोटा ऊ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा ये हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा सा हो जाएगा, कौन सा वाला, षटकोण वाला श हो जाएगा, है ना। देखते हैं जैसे कि निधन कपट, का आया, का आ गया सर, क्या हो गया, विसर्ग के पहले सर यहाँ पे छोटी ई भी है और का है, आधा श जो है वो आ जाएगा, तो निधन कपट बराबर क्या हो गया, निष्कपट हो गया। धनुधन टंकार, धनु धन टंकार, छोटा ऊ है, छोटा ऊ यहां पर है, छोटा ऊ है, ठीक है, यहां पर टा है, धनुष टंकार हो गया। निधन ठुर, यहां पर ठा है, ठीक है, यहां पर छोटा ही है, तो निष्ठुर हो गया, आधा सा आना है ना। इसके बाद में पा यदि अगर आ जाए, जैसे कि निधन प्राण, तो निष्प्राण हो गया, और निधन फल बराबर निष्फल हो गया। अब इसमें कुछ जो है अपवाद भी है, पिछले नियम के भी कुछ अपवाद थे, यहां पर भी अपवाद है। जैसे दुधन खा तो आ रहा है सर, लेकिन आधा सा नहीं आ रहा, क्योंकि दुख नहीं होता, क्या होता है, दुधन खा बराबर दुख, तो ये क्या है, इसका अपवाद है। विसर्ग संधि के अंदर अपवाद से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैसा विसर्ग संधि तो है, क्वेश्चन बन जाए कि दुख में कौन सी संधि है, तो दुख में विसर्ग संधि तो है, लेकिन ये वाला नियम इसमें नहीं लिखेगा, ये कैसा है, अपवाद है इस नियम का, है ना, दुख। चलो इससे पहले वाले नियम के भी कुछ अपवाद थे, उसको हम देख लेते हैं। कौन से वाले नियम के, प्रथम नियम के ही, है ना। कैसे अपवाद थे, अपवाद ये थे कि यहां पर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे थे, पहले ओ आना चाहिए, आके बाद यदि अगर प्रत्येक वर्ग का कोई चौथा तीसरा चौथा पांचवा यदि अगर वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा,
ओ हो जाएगा। जैसे पुनः धन मुद्रण, अपवाद ये है कि यहां पर क्या है, ऊ तो आ रहा है ना, मां आ रहा है, यहां पर मां आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, के लिए आराम समझते हैं। जब विसर्ग का रा हो जाए, यानी कि अपवाद में क्या हो जाए, आएगा तो इसी नियम के तहत, लेकिन रा हो जाएगा, उसका ओ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर आ है, आ के बाद में मां आ रहा है, सर मां आना चाहिए, मां आएगा तो ओ हो जाएगा, पर ओ नहीं होके क्या हो गया, पुनर्मुद्रण, पुनर्जन्म, अंतर्धान, है ना। इनमें विसर्ग संधि तो है, लेकिन ये प्रथम नियम के क्या है, अपवाद है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओ नहीं हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, चलिए तीसरा नियम हम देख चुके थे, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, विसर्ग संधि का चौथा नियम ये कहता है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए चलेगा। क्या होगा, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए और बाद में चा छा शा हो, क्या हो, च हो, छ हो और श हो, तो आधा सा हो जाता है, किसका, विसर्ग का। जैसे निधन चय, सर नी तो आ गया है, यहां पर कोई भी स्वर है, हमें मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, चा होना चाहिए, तो निधन च बराबर क्या हो गया, आधा सा जो है वो जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, निधन च बराबर निश्चय। हरिधन चंद्र, चा फिर आया तो हरिश्चंद्र हो जाएगा, और फिर छा आया तो क्या हो गया, आधा सा जुड़ेगा, आधा सा जुड़ेगा, छा है तो निश्चल हो जाएगा, और दुधन शासन बराबर क्या हो, शा आया है तो आधा शा और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। दुधन शासन में सा तो आना ही है ना, और आधा सा और जुड़ना है, विसर्ग का जो बनेगा, तो दुशासन हो गया, और निधन चिंत बराबर क्या हो जाएगा, निश्चिंत, है ना। क्लियर, इजी था। कोई भी स्वर हो, बाद में चा छा शा हो, तो हमें क्या जोड़ देना है, एक और आधा शा जोड़ देना है ना। चलिए नेक्स्ट पांचवा नियम विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद ता या था हो, कहां पर, विसर्ग के बाद, यहां पर इस वाली लाइन में, यही विसर्ग के बाद ता या था हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा सरोते वाला जो सा है वो बन जाता है ना। ता या था कहां होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, दूसरा जो शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण होना चाहिए, क्या, ता या था, तो जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बदलेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग ता और था होना चाहिए, सा होगा और विसर्ग का लोप होगा, है ना। पिछले वाले में हमने देखा चा छा या शा हो तो आधा सा हो जाएगा, यहाँ पे ता और था हो तो क्या होगा, विसर्ग का सा। कैसे, एग्जांपल हम देखते हैं, नमः, नमः धन ते, ता आ गया, कुछ करना ही नहीं है, विसर्ग की जगह आधा सा लगा देना है, तो नमस्ते, है ना। मना धन ता आ गया, ता देखते से ही हमें क्या कर देना है, आधा सा जोड़ देना है, तो मनस्ताप, है ना। निधन संताप, तो निसंताप, निधन तेज निस्तेज, और दुधन तर बराबर दुस्तर। सिंपल है, ता था जैसे ही देखे आधा सा जोड़ देना है, और विसर्ग का क्या कर देना है, हमें लोप कर देना है। इतना ही है आपका पांचवा नियम, सिंपल है, इजी है, याद रखना है, केवल ता और था, है ना। अच्छा, इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, देखा संधि विच्छेद यदि अगर आपके पास आए तो संधि विच्छेद में आप ये भी याद रख सकते हैं कि यदि अगर आधा सा हमें देखने को कहीं मिल जाए इस प्रकार से, और टूटने पर यदि अगर कुछ अलग से मीनिंग दे रहे हैं दोनों शब्द, तो वहां पर हो सकता है कि क्या हो, विसर्ग संधि हो। तो इस तरह से अपोजिट तरीके से भी हम ट्रिक लगा करके देख सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं छठवें नियम की। छठवां नियम ये है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, तीन चीजें यहां पर हैं छठवें नियम के अंदर। विसर्ग के बाद छा हो, कहीं पर हमें विसर्ग देखने को मिले, उसके बाद में हमें क्या देखने को मिले, छा देखने को मिले, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और चा का हमारे पास में क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चा का आगमन हो जाएगा। कैसे, छा हो और बाद में क्या हो जाए,
विसर्ग के बाद में छा आ जाए तो चा का आगमन हो जाएगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप कर देंगे, है ना। दूसरा छठवें नियम के अंदर ये बोला गया कि विसर्ग के बाद में क्या हो, रा हो। देखिए विसर्ग के बाद में हमें आगे एग्जांपल देखने वाले हैं। रा यदि देखने को मिल जाए तो विसर्ग का तो लोप होगा ही होगा, और विसर्ग के पहले का जो स्वर है वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग के पहले यदि अगर छोटा आ है तो बड़े आ में हो जाएगा, छोटा यदि अगर ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, है ना। विसर्ग के पहले यदि अगर छोटा आ और बड़ा आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। छठवें नियम के तहत विसर्ग के पहले छोटा बड़ा हो और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर हो जो कि आ के अलावा, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। यहां पर कौन है, यहां पर छोटा ऊ है, ठीक है। छोटा ऊ के बाद में विसर्ग लगा हुआ है, के बाद में छा आ गया है, यहां पर क्या आ गया सर, छा आ गया। छठवें नियम का पहला नियम के विसर्ग के बाद में छा आ जाए तो क्या हो जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा, है ना। चा का यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसके बाद में निधन रोग, रा आ जाए, रा आ जाए। किसके बाद में रा जाए, विसर्ग के बाद में। ये विसर्ग रहा, इसके बाद में हमें रा देखने को मिला, क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के पहले का जो शब्द है आपका वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, है ना। विसर्ग के पहले का जो स्वर है, शब्द नहीं स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा। यहां पर कौन सा है विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले सर ई है, ई है। रा आया, दीर्घ होना चाहिए और विसर्ग का लोप होना चाहिए और दोनों जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। छोटा ई है, रोग है, क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ी दिखाई दे रही है, नाम में बड़ी की दिखाई दे रही है, क्या है। दूसरा नियम कहता है रा है और जो भी स्वर है विसर्ग के पहले वो दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, निरोग हो गया। इसके बाद में निहि धन रस तो बराबर नीरस और अतः धन एव बराबर अतएव, ये वाला तीसरा लग गया। अतः धन एव बराबर अतएव और छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया, है ना। छत्र छाया, छा आ गया, आधा चा जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। छठवां नियम समझ में आया। चलिए इसके बाद बात करते हैं सातवें नियम की। सातवां नियम में कुछ अपवाद भी हैं, उन्हें भी देखेंगे। विसर्ग के पहले यदि अगर केवल हमें छोटा आ देखने को मिले और बाद में का और पा का, कप का नियम भी हम कह सकते हैं, का और पा का नियम, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। का और पा आ जाए और विसर्ग के पहले यदि अगर छोटा आ हो तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस शब्द को जोड़ करके लिख देना। कैसे, प्रातः धन काल बराबर का आया तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल विसर्ग जैसा के वैसा लिखाएगा। अंत है, आ है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आ, ता धन आ है, फिर इसके बाद में विसर्ग है, क्योंकि ता क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन के उच्चारण के लिए हम क्या लेकर के आते हैं, स्वर को लेकर के आते हैं। तो आ है ना, यहाँ सभी में छोटा आ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में का यहाँ पर है, यहाँ पर पा है, यहाँ पर भी पा है, बराबर में क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा ही लिख देना है। प्रातःकाल, अंतकाल, अंतःपुर और अध पतन, अधोपतन मत कर देना, है ना, वो अधोगति है। तो अधधन पतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, अधा पतन हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई विसर्ग में चेंजेस नहीं होगा यदि पा और का आपको दूसरे वाले शब्द के पहले वर्ण में देखने को मिल जाए। अपवाद क्या कहते हैं, नमः धन कार हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, नमस्कार कर देते हैं। यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, आधा सा आ गया। पुरः धन कार बराबर क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। तो ये का तो आ रहा है लेकिन क्या है, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो नो डाउट कि नमः धन कार के अंदर नमस्कार होगा तो नमस्कार में कौन सी संधि होगी, नमस्कार के अंदर विसर्ग संधि होगी, है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। यानी कि विसर्ग के अंदर हमें यह समझ में आए, जहां कहीं भी हमें कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें देखते हैं। यानी कि एक तो हमने ये देखा है, अगर आधा सा हमें कहीं देखने को मिल जाए, एक तो क्या देखने को मिल जाए, आधा सा देखने को मिल जाए, है ना। विसर्ग यदि लगा हुआ ही दिख जाए तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें विसर्ग संधि ही चूज करना है ना, और कुछ नहीं करना। यदि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है कि प्रातः काल का संधि विच्छेद कीजिए तो प्रातः धन काल करके लिख देना है,
है ना, दोनों के बीच में धन का निशान लगाना, ठीक है। इसके बाद में आधा सा हमने देखा, आधा चा हमने देखा कि जहां कहीं आधा सा और आधा चा देखे वहां भी लगभग लगभग हमें विसर्ग संधि देखने को मिलेगी, है ना। देखिए यहां पर आधा सा, ठीक है, आधा सा वाले शब्दों में भी हमने देखा, तो आधा सा और आधा चा और ये वाला भी आधा शा, वहां भी विसर्ग संधि है ना। तो इसका मतलब ये है आधा शा ये वाला भी, कि तीनों प्रकार के शा, तीनों प्रकार के शा कौन से, एक तो ये वाला सा, एक ये वाला शा और एक ये वाला शा, ये तीनों यदि शब्द में कहीं हमें आधे आधे लिखे हुए दिखाई दे, है ना, आधे आधे हमें शब्दों में दिखाई देंगे, और आधा चा, ये यदि अगर लिखे दिखाई दे तो लगभग 90% उस शब्द के अंदर क्या होती है, विसर्ग संधि हमें देखने को मिलती है ना। एक एक ट्रिक होगी, ठीक है। एक और ट्रिक से आप पकड़ सकते हो, वो रेफ के माध्यम से भी आप देख सकते हो, क्योंकि आधा रा जहां पर होगा वहां पर हमें चीजें देखने को मिलेंगी, और तो आधा रा से भी आप पकड़ सकते हो, क्या कौन कौन से हो गए, एक तो आपके पास में आधा सा हो गया, ये वाला शा भी हो गया, ये वाला शा भी हो गया, आपके पास में आधा चा हो गया, आधा चा के बाद में आप ऊपर रा के रेफ से भी पकड़ सकते हैं कि निर्धन जो है तो क्या होगा, निधन धन होगा। ये चीजें भी आप देख सकते हैं कि इनके माध्यम से भी जो शब्द में ये आ जाए वहां पर क्या होगा, लगभग लगभग आपके पास में विसर्ग संधि होगी, है ना, ठीक है। ये वाला नियम आपको याद कर लेना है, या फिर आप शब्दों के अनुसार भी चीजों को याद रख सकते हैं, जैसे मनोहर, अब मनोहर में को आपको याद कर लिया आपने कि मनोहर में क्या होती है, विसर्ग संधि आती है, तो मनोहर में विसर्ग संधि आती है, जितने प्रकार के इस प्रकार के शब्द आपको मनोहर जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर आप कह सकते हो कि मनोहर के अंदर जो है वो क्या थी, विसर्ग संधि थी। तो इसके जैसे सिमिलर वर्ड्स इतने आएंगे, उनके अंदर भी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। तो विसर्ग संधि को पकड़ने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने देखी, किस प्रकार से हम शब्दों में विसर्ग संधि को पकड़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, जल्दी ही नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, एक मिनट भी कहीं ना कहीं आप खर्च व्यर्थ में ना करें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है और हमें बहुत अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि इस बार हमें अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।